हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड के बारे में और इसका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जीन क्लोनिंग में किस तरीके से होता है हम ये भी देखने वाले हैं। तो आज हम PBr322 नाम के प्लाज्मिड के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो जीन क्लोनिंग में इस्तेमाल होता है, कैसे जीन उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं और किस तरीके से फिर फर्दर जीन्स का एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है। आज ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए बट इसमें सारी की सारी जानकारी आपको PBr322 के बारे में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं PBr322 एंड जीन क्लोनिंग फाउंडेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं PBr322 प्लाज्मिड के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स, या जनरली सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी प्लाज्मिड के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पीछे बना रखा था पहले के समय में, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी प्लाज्मिड के क्या सेलिएंट फीचर्स होते हैं। तो आज सबसे पहले इस चीज़ को रिकॉल करते हैं कि किसी भी प्लाज्मिड के क्या सेलिएंट फीचर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ आइडियल प्लाज्मिड, किसी भी आइडियल प्लाज्मिड के क्या फीचर्स हो सकते हैं, आइडियल वेक्टर के क्या फीचर्स हो सकते हैं। मुझे कहना चाहिए वेक्टर का एक टाइप ही है एक्चुअली प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर का एक टाइप ही तो है प्लाज्मिड, एक एग्जाम्पल है। वेक्टर्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? व्हीकल्स, जो कि किसी भी आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने डिजायर्ड लोकेशन में या किसी होस्ट के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। तो वेक्टर्स या व्हीकल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि PBr322 है, PUC19 है, इसके अलावा बैक्स हैं, यैक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेक्टर्स हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग PBr322 के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करें, एक बेसिकली रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी वेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो उसका जो DNA, मिनिमम अमाउंट ऑफ DNA उसके अंदर पाया जाना चाहिए, यानी कि वेक्टर का खुद का DNA बहुत कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ DNA 10 KB से कम का अगर DNA कंटेंट हो किसी वेक्टर के अंदर तो वो बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना DNA उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये पहला पॉइंट लिखा गया है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ DNA उस वेक्टर के अंदर पाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल। रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस भी होस्ट के अंदर आपका वेक्टर इंसर्ट किया जा रहा है, ये वेक्टर उस होस्ट के हिसाब से रेप्लिकेट करे। मतलब अगर मान लीजिए कि होस्ट जो है वो किसी स्ट्रेनस कंडीशन में है, यानी कि स्ट्रेन में है, या एंटीबायोटिक की वजह से वहाँ पे कुछ स्ट्रेन पड़ रहा है, या कोई भी और वजह से बहुत प्रॉपर कंडीशंस नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाए। आपके वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन बाकायदा जैसा था वैसे ही जारी रहना चाहिए। इसीलिए इसको बोला जा रहा है रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए आपके किसी भी वेक्टर में। जो भी वेक्टर आप यूज कर रहे हैं जनरल फीचर्स में, वहां पे 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स जरूर होने चाहिए। अभी सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे देखेंगे। इसके अलावा ओनली 1 यूनिक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या है? वो साइट जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव करता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पे कट करता है। तो कहने का मतलब है कि हर वेक्टर के अंदर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर मल्टीपल साइट्स होंगी तो वो प्रॉब्लमैटिक है। कहने का मतलब है कि यूनिक रिकॉग्निशन साइट या यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए फॉर एवरी एंजाइम। जैसे कि EcoR1 की एक साइट हो, Hint3 की एक साइट हो सकती है, इसी तरीके से Sal1 की एक और साइट हो सकती है, कुछ भी, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक से अधिक साइट्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। फॉर सिलेक्शन प्रोसेस प्रेजेंट इन एनी ऑफ द 2 मार्कर्स। तो रेस्ट्रिक्शन साइट जो होनी चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द 2 मार्कर्स। जो ऊपर सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की है, इन सेलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर
एक रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जानी चाहिए। किस पर्पस के लिए? फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। आपको पता होगा कि जब भी आप जीन क्लोनिंग करने जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जब आप जीन क्लोनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपके दो प्रोसेस मेन होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन और दूसरा होता है आपका स्क्रीनिंग। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के बारे में मैंने बता रहा था कि अगर आप सिलेक्शन प्रॉपरली करना चाहते हैं तो आपके पास जो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए आपकी, वो रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे पाई जानी चाहिए? जो मार्कर हैं उसके बीच में पाई जानी चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं, आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ये हमने बता दिया जनरल फीचर्स क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के। अब हम स्पेसिफिकली आने वाले हैं PBr322 के ऊपर। ये PBr322 क्या होता है? सबसे पहले तो इसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं। P का मतलब होता है प्लाज्मिड, P फॉर प्लाज्मिड, P का मतलब हो गया प्लाज्मिड, B का मतलब हो गया बोलिवार और R का मतलब हो गया रॉड्रिगेज। तो बेसिकली P फॉर प्लाज्मिड, बोलिवार, रॉड्रिगेज ये जो है साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था सबसे पहली बार। और ये 322 क्या है? ये नंबर है। किस चीज़ का नंबर है? उस लैब में बहुत सारे इस तरीके के प्लाज्मिड्स बनाए जा रहे थे, उसमें ये जो 322 वाला नंबर था ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, इसीलिए इसको PBr322 नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर एक तरीके का प्लाज्मिड है और काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज होता है। अलग अलग लैबोरेटरीज में PBr322 का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। नेक्स्ट, इसका जो बेस पेयर का साइज अगर हम देखें तो 4363 बेस पेयर का इसका टोटल मिलाकर के साइज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन मॉड्यूल ऑफ ई कोलाई प्लाज्मिड। अब इसका जो रेप्लिकेशन मॉड्यूल है, रेप्लिकेशन मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे रेप्लिकेशन होता हो। अब आपको पता है कि हर प्लाज्मिड के पास एक अपनी ओरी साइट होती है। क्या होती है? ओरी साइट। इसी ओरी साइट को अगर हम पूरा नाम दे दें तो इसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन मॉड्यूल ऑफ ई कोलाई प्लाज्मिड कॉल E1। तो इसका जो ये PBr322 है, इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जो साइट है वो कहां से ली जाती है? कॉल E1 प्लाज्मिड से ली जाती है। ये कॉल E1 प्लाज्मिड क्या है? ये बेसिकली ई कोलाई का एक प्लाज्मिड है जो कि कॉलिसीन रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। कॉल का मतलब क्या हो गया? कॉलिसीन। कॉलिसीन रेजिस्टेंस के लिए ये प्लाज्मिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी कॉलिसीन रेजिस्टेंस वाले प्लाज्मिड से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आइसोलेट किया जाता है और यहाँ पे PBr322 में ऐड कर दिया जाता है। याद रखिएगा ये PBr322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, कोई नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग नेचुरल प्लाज्मिड से यहाँ पे चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके फिर हमारा जो फाइनल प्लाज्मिड है वो बनाया जा रहा है। जैसे कि एक असेंबल्ड अगर आप एक सिस्टम या डेस्कटॉप ले लीजिए, उसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से आप परचेज करते हैं। कुछ चीज़ें सैमसंग की हैं, कुछ चीज़ें मे बी किसी और कंपनी की होंगी और फाइनली उसको असेंबल कर दिया जाता है और हमारा एक डेस्कटॉप बन करके तैयार हो जाता है। सेम वे में PBr322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जहाँ पे नेचुरल प्लाज्मिड से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं और उसके बाद एक साथ जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कॉल E1 परमिट्स रेप्लिकेशन इवन अंडर स्टारवेशन और प्रेजेंस ऑफ क्लोरेमफेनिकॉल। मैंने अभी भी आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि होस्ट जो बैक्टीरिया है, बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जो ये PBr322 होगा वो किसके अंदर ट्रांसफर करना होगा? किसी बैक्टीरिया के अंदर। पर्पस क्या होगा? आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लिकेशन। बट कई बार क्या हो सकता है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर आपने ये वेक्टर ट्रांसफर किया था, PBr322 ट्रांसफर किया था, वो बैक्टीरिया स्टारवेशन सफर कर रहा है। यानी कि हो सकता है वो क्लोरमफेनिकॉल के कांटेक्ट में आ गया हो, स्टारवेशन हो रहा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्लाज्मिड का या आपके PBr322 का रेप्लिकेशन रुक जाए। क्यों? क्योंकि उसी PBr322 के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पाया जा रहा है। तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट का रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है, रुक जाता है किसी भी वजह से, तो आपका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। दैट इज वाई PBr322 का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो कॉल E1 से उठाया गया है। इसका खास ध्यान इसलिए रखा गया है कि इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से, या हम कहें कि इस रेप्लिकेशन मॉड्यूल की वजह से आपका जो PBr322 का है रेप्लिकेशन, वो स्टारवेशन कंडीशन में भी रुकेगा नहीं। इसके वजह से क्या होगा? व्हाट विल दिस लीड टू? इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से खराब कंडीशंस में भी आप लगभग 1 लीटर, अगर हम 1 लीटर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर की बात करते हैं,
लगभग 1 लीटर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर में से भी आप 1 mg ऑफ प्लाज्मिड आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि 1 mg ऑफ प्लाज्मिड अगर आप आइसोलेट करोगे तो उसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जीन का क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन कंटिन्यूअसली आप कर पा रहे हो, ये बताने की जरूरत थी। अब बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पे कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स नाम से ही समझ में आ रहा है सिलेक्शन करवाना। किस चीज़ का सिलेक्शन करवाना? भाई आपको पता है ना कि जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंसर्ट करेंगे अपने प्लाज्मिड के अंदर, जो भी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे, अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपरली इंसर्टेड है कि नहीं, या जिस बैक्टीरिया को आप चेक कर रहे हैं उसके अंदर हमारा प्लाज्मिड गया है कि नहीं गया है, ये सारी की सारी बातों को कंफर्म करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसमें से एक है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर हमें ये इंश्योर करवाता है कि जिस बैक्टीरिया को हम चेकआउट कर रहे हैं या जिस बैक्टीरिया को हम टेस्ट कर रहे हैं, वेदर हमारा जो प्लाज्मिड है, जो वेक्टर है, वो उसके अंदर पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है। ये है काम सेलेक्टेबल मार्कर का। अब सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे 2 लिए जा रहे हैं। एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का मार्कर या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन, और दूसरा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन। कहने का मतलब है जो आपका वेक्टर है PBr322 का, उस वेक्टर के अंदर 2 जीन्स पाए जा रहे हैं। पहला जीन जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है और दूसरा जीन जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है। नेक्स्ट आ जाइए, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर 12 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मैंने आपको बताया भी था कि PBr322 के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स होंगी, बट एक बात ध्यान रखनी है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर 12 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 12 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस वेक्टर को कट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह से। ये हो गया। नेक्स्ट, सीक्वेंसेस डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लाज्मिड्स। एक्चुअली मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है PBr322 ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग प्लाज्मिड से रीजन उठाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BLAR जीन, ये प्लाज्मिड R1 से उठाया गया। प्लाज्मिड R1 का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होता है, तो इससे BLAR जीन को उठाया गया है। दूसरा देखें TET जीन, ये कहाँ से उठाया गया है, R65 से, और ये भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, तो TET जीन भी यहाँ से उठाया गया है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया ही था कि ये PMB1 प्लाज्मिड से उठाया गया है, ये कॉल E1 का एक बहुत क्लोज रिलेटिव है। ये सारी की सारी बातें आपसे अभी भी हो चुकी हैं। तो बहरहाल ये 3 जो जीन्स हैं या 3 जो अलग अलग जीन्स हैं, ये अलग अलग प्लाज्मिड से लिए गए हैं और ला करके PBr322 में इंसर्ट कर दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जीन क्लोनिंग विद PBr322। किस तरीके से आप जीन की क्लोनिंग करते हैं, किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होता है PBr322 के इस्तेमाल से, देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका PBr322 का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आप गौर करके यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स जो हैं इस PBr322 को कट करने में कैपेबल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन भी हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन यहाँ पे है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन यहाँ पे है। तो मैं पेन ले लेता हूँ एक बार और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। यस, तो ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन। अगर देखें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन हो गया, ये अलग अलग एंजाइम्स हो गए। यहाँ पे एक PBU1 नाम का भी एंजाइम कट करता है, PST1 नाम का एंजाइम कट कर सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर यहाँ पे ये जीन जो है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है। इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन के अंदर ये PBU1 भी काट सकता है और PST1 भी काट सकता है। सिमिलरली इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर SAL1 काट सकता है, BAMH1 काट सकता है, EcoR1, HIN3 ये तो थोड़ा दूर पे है, ये सारे के सारे काट सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको कट करने का मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ पे ये PBU1 या PST1 से आप कट करेंगे इस जीन को, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को जैसे ही आप कट करेंगे, उसके बाद आप बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस एक हमारा DNA था, ये पूरा कंटिन्यूअस था। अब बीच में हम लोगों ने यहाँ से PBU1 से कट कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे बीच में मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकता हूँ, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ इस तरीके से, ठीक। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा ऐड हो गया।
कि सेम काम यहाँ पे किया जा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन जैसा ही आप यहाँ पे बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना ऐड करेंगे तो ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो मार्कर होगा या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो जीन होगा वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक करके आपने दूसरा जीन बीच में इंसर्ट कर दिया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में इंसर्ट कर दिया है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा। सेम वे में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट विद इन द मार्कर्स टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे SAL1 पाया जा रहा है, यहाँ पे BAMH1 पाया जा रहा है, यहाँ पे PVU1, PST1। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट विद इन द मार्कर्स TET एंड एम्पिसिलिन। इट अलाउज ईजी सिलेक्शन। इससे क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा कि किस बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, किस बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं एंटर किया है। तो ये आसानी से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, DNA फ्रैगमेंट्स इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड यूजिंग PST1 एंड PVU1। तो क्या किया जा सकता है? हो सकता है कि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन के अंदर करना चाहें। दोनों केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में इंसर्ट करना चाहूँ, या हो सकता है कि आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में इंसर्ट करना चाहें। दोनों केसेस में अगर हम देखें कि सपोज करिए कि ये हमारा पूरा का पूरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन था, इसको हमने यहाँ से बीच से कट किया, किसी भी एंजाइम से कट कर लीजिए। अब मान लीजिए SAL1 से कट किया, तो अब ये क्या हो गया? इस तरीके से बीच में ये टूट गया। अब यहाँ पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में ऐड कर सकता हूँ। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने अपना बीच में ऐड कर दिया। क्या हो गया? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था, जो पहले अच्छा खासा फंक्शनल था, अब वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे एक फिनोमेना होता है, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये बात ध्यान रखनी है, एक फिनोमेना हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो जीन था वो अब इनएक्टिवेट हो गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो बैक्टीरियल सेल्स, यहाँ पे जरा देख लेते हैं, इसको देखिए कि जो भी बैक्टीरियल सेल्स कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट PBr322, अगर मान लीजिए कि आपने एम्पिसिलिन वाला जो एरिया है, ये एम्पिसिलिन वाले जो जीन के अंदर या इस रेजिस्टेंस जीन के अंदर आपने कट मारा PVU1 से या PST1 से, तो क्या होगा? देखिए रिकॉम्बिनेंट जो PBr322 बनेगा, रिकॉम्बिनेंट PBr322 का मतलब जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में ऐड किया है, तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट PBr322। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये जस्ट अ मोमेंट, यस, तो रिकॉम्बिनेंट PBr322 का मतलब क्या हो गया? अगर हम देखें, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, एम्पिसिलिन। अब इस एम्पिसिलिन को आपने कट मार दिया, PVU1 से कट कर दीजिए, किसी से भी कट कर दीजिए। यहाँ पे बीच में मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। अब क्या हो गया? यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट PBr322, रिकॉम्बिनेंट PBr322। अब ये रिकॉम्बिनेंट PBr322 ये प्लाज्मिड किसी और बैक्टीरिया के अंदर अगर आप डालोगे, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, तो वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पहले तो एम्पिसिलिन था पूरा का पूरा, लेकिन बीच में उसने अपना जीन डाल दिया। जीन डालने की वजह से क्या हो गया? आपका एम्पिसिलिन वाला जो जीन है वो इनएक्टिवेट हो गया, तो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ज़रूर सर्वाइव कर सकता है, टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ज़रूर सर्वाइव कर जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही। ठीक है, आइए, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल्स कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट PBr322। अगर आप रिकॉम्बिनेंट PBr322 ले रहे हैं, लेकिन अब की बात टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मान लीजिए कि इस बार हम किस में ले रहे हैं, तो इस मतलब पीछे वाले की अगर बात करें, तो यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो एम्पिसिलिन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपने एम्पिसिलिन में इंसर्ट कर दिया था और टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव कर जा रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ पे हमें कर देना चाहिए
ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, कि यहाँ पे ये एम्पिसिलिन में क्या होगा, सर्वाइव कर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन केस अगर हम टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं। टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये चीज़ यही है, ये चीज़ यही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेट्रासाइक्लिन के अंदर अगर आपको जीन को इंसर्ट करना है तो किस चीज़ से कट करना पड़ेगा, SAL1 BAMH1 किसी चीज़ से कट करना पड़ेगा, या आप जैसे कि एम्पिसिलिन से कट कर, जब एम्पिसिलिन के अंदर इंसर्ट करना था तो PST1 और PVU1 से कट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको इस टेट्रासाइक्लिन के अंदर इंसर्ट करना है तो BAMH1 और SAL1 की मदद से आप इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। बस बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जब आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एम्पिसिलिन में सर्वाइव करेगा। अगर आप एम्पिसिलिन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो एम्पिसिलिन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टेट्रासाइक्लिन के अंदर सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सही लिखा हुआ था, ये बेसिकली ये एम्पिसिलिन के केस के लिए लिखा हुआ था। तो दिस वाज द केस ऑफ एम्पिसिलिन, ये एम्पिसिलिन के केस में है। और ये किसके केस में है, ये टेट्रासाइक्लिन के केस में है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये क्लियरिटी आपको मिल गई होगी, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रैगमेंट किस तरीके से बना सकते हैं। अब अलग अलग स्टेप्स देख लेते हैं जीन क्लोनिंग के, किस तरीके से PBR322 में जीन क्लोनिंग बना करी जा सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, मेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से आप बनाओगे, भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का यही तरीका है कि आप पहले किसी भी तरीके से इसको कट कर दीजिए, कट करने के बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दीजिए। अब उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं कि आपको जिस भी एंजाइम से आप कट कर रहे हैं उसी एंजाइम से आपको वेक्टर को भी कट करना होगा, उसी एंजाइम से आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कट करना होगा और फाइनली आकर के यहाँ पे लाइगेट कर देना होगा। तो ये पहला प्रोसेस है, मेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जैसे कि अगर ये हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था और यहाँ पे मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है, दिस इज़ माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करूँगा और यहाँ पे अपना एम्पिसिलिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दूंगा। तो ये मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट PBR322, रिकॉम्बिनेंट PBR322 बन करके मेरा तैयार हो गया। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस PBR322 के साथ इसको जोड़ दिया तो रिकॉम्बिनेंट PBR322 बन करके तैयार हो गया, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो पहला केस तो ये हो गया कि किस तरीके से आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर किया। अब देखिए मैंने यहीं पे चीज़ बताई हुई है, वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पे PBR322 को देखिए, अब यहाँ पे आप डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं अपने टेट्रासाइक्लिन के अंदर भी और अपना जो एम्पिसिलिन है उसके अंदर भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए इंसर्ट हुआ है इस वाले एरिया में, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में, और यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए इंसर्ट हुआ है टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस में। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, इस केस के प्रेजेंस में, क्योंकि एम्पिसिलिन का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या एम्पिसिलिन को आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेट कर दिया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम वे में अगर इस एरिया में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया है तो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में कर जाएगा। यहाँ पे देखिए एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में नहीं कर पाएगा, टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में कर जाएगा। तो ये चीज़ पूरा का पूरा डायग्राम जो है ये वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। बस यहाँ पे जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए BLA एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जगह पे BLA रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया गया है, BLA जीन यूज़ कर लिया गया है, बस इतना ही अंतर है। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या हो गया, आपका जो वेक्टर है यहाँ पे, जो हम लोगों ने वेक्टर यहाँ पे लिया है PBR322, जो रिकॉम्बिनेंट PBR322, भाई ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जो भी PBR322 हैं हमारे, या हम कहें कि जो भी हमारा PBR322 है हमने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करने की कोशिश की थी। अभी मैंने आपको दिखाया था कि PBR322 में आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, बट ज़रूरी तो नहीं है कि सभी PBR322 में आपका डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो ही जाए। अगर हो जाता है तो हम लोग उसको रिकॉम्बिनेंट PBR322 बोलते हैं, RPBR322,
और अगर नहीं हो पाता है तो इसको आप नॉर्मल PBr322 बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप किसी बैक्टीरिया के अंदर, या बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करवा देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इसको बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि किसी बैक्टीरिया का या किसी ऑर्गेनिज्म का जब जेनेटिक मटेरियल आप ऑल्टर करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी आपके वेक्टर्स थे, रिकॉम्बिनेंट PBr322 हो या PBr322 हो, ये दोनों को आपने उठा करके, क्योंकि हमें देख करके तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा PBr है, तो दोनों को उठा करके हमने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारा अगला जॉब होगा कि हमें ये पता करना है कि कौन से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कौन से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ भी 100% तो है नहीं। जिस तरीके से हम बोल रहे थे कि रिकॉम्बिनेंट PBr322 यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बन जाए, हो सकता है नॉर्मल PBr322 ही बने, हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे 2 कंडीशंस लिए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या है, हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। अब सपोज करिए कि 3 कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। सपोज करिए इस कंडीशन में नो ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा एक कंडीशन हो सकती है, ये बैक्टीरिया मैं बना रहा हूँ, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, अब मतलब सेम ही स्पीशीज के बैक्टीरिया ऑफ कोर्स, बट इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी वेक्टर हमारा नहीं जा पाया। इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा वेक्टर चला गया है और रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर गया है। और तीसरा वाला जो बैक्टीरिया है, ये वाला जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर केवल PBr322 गया है, मतलब इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस केस में एम्पीसिलिन वाला रेजिस्टेंस भी जीन काम कर रहा होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी काम कर रहा होगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो कोई एक जीन मान लीजिए मेरा काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि एम्पीसिलिन वाला काम नहीं कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन वाला काम कर रहा है। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एम्पीसिलिन वाले को मैंने इंसर्शनली इनएक्टिवेट किया है, उसी के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच्ड है। टेट्रासाइक्लिन वाला उसके वो प्रॉपरली है, वो ठीक काम कर रहा है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला ये मेरा काम कर रहा है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला काम नहीं कर रहा। तो ये केस हो गया। नो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, यानी कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ये 3 केस यहाँ पे हो गए। तो इसको मान लीजिए कि फर्स्ट केस, इसको मान लीजिए कि सेकंड केस और इसको मान लीजिए कि थर्ड केस। अब हम सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू द सिलेक्शन। अब सिलेक्शन करने के लिए एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिलेक्शन का पर्पस क्या होगा, यहाँ पे हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आई बिलीव कि अब आपको दिख पा रहा होगा। तो डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अब आगे बढ़ते हैं और देख पाते हैं कि किस तरीके से इसमें डिफरेंशिएट करना है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप इन सभी बैक्टीरिया को आप एक पेट्री प्लेट के ऊपर ग्रो कराते हैं, पेट्री प्लेट के ऊपर। ठीक, एक पेट्री प्लेट के ऊपर आप इस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। अब जैसे ही आप किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी मतलब इन बैक्टीरिया को अगर आप पेट्री प्लेट के अंदर ग्रो कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक एंटीबायोटिक आप ऐड कर दीजिए। एंटीबायोटिक जैसे ही आप ऐड करेंगे, इसमें एंटीबायोटिक किस तरीके की ऐड करेंगे, यहाँ पे आप एक टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पूरे में क्या कर दीजना है, टेट्रासाइक्लिन ऐड कर देना है, टेट्रासाइक्लिन।
अब ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाला खत्म। बचेगा क्या, इसके पास टेट्रासाइक्लिन है तो ये भी सर्वाइव कर जाएगा, इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ये भी सर्वाइव कर जाएगा। यानी कि मेरे पास सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन दोनों की दोनों सर्वाइव कर रही हैं, हालांकि मैंने नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाले को एलिमिनेट आउट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है मेरे पास वो है, यस, सिलेक्शन हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, ये सेकंड लास्ट कंडीशन है। तो स्क्रीनिंग की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। स्क्रीनिंग में वी आर हैविंग बोथ, जो सेकंड कंडीशन थी और जो थर्ड कंडीशन थी दोनों है, हमको लेकर के चलनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था, जो भी मेरा बैक्टीरिया था यहाँ पे PBr322 था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नॉर्मल RPBr322 लिखना चाहिए, और यहाँ पे नॉर्मल PBr322 था। यहाँ पे एम्पिसिलिन नहीं था, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट था, और यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट थे। अब क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब आप इन बैक्टीरिया को दोनों को उठा करके क्या कर दीजिए, एम्पिसिलिन में लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, एम्पिसिलिन में लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे इससे पहले आपको एक रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। रेप्लिका प्लेटिंग का मतलब क्या हो गया, आप पहले ही इन दोनों प्लेट्स का, या अगर आपके पास अगर जैसे आप इस तरीके से कर लेते हैं कि दो प्लेट्स बना लीजिए, एक ये प्लेट बना ली और एक ये प्लेट बना ली, फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। ये मेरी मास्टर प्लेट है, ठीक है। और इन दोनों में ही मैंने क्या किया, इन दोनों के अंदर ही मैंने यहां पे एंटीबायोटिक डाल दी। और कौन सी एंटीबायोटिक डाली, एम्पिसिलिन। इस वाले में मैंने एंटीबायोटिक नहीं डाली, यहां पे हटा देता हूं मैं एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक मैंने यहां से रिमूव कर दी। तो मैंने ये जो है ये नॉर्मल प्लेट है, डज नॉट हैव एनी एंटीबायोटिक, नो एंटीबायोटिक। तो ये मेरी क्या है, ये मास्टर प्लेट है, यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं है। लेकिन अगर इस प्लेट की बात करें तो यहाँ पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मौजूद है। जैसे ही आप इन दोनों को यहाँ पे भी लगाइए और इन दोनों को यहाँ पर भी ग्रो करा दीजिए, ठीक। ऑब्वियसली बात है कि अब जैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप इन दोनों को उठा करके यहाँ पे ग्रो कराइए, इसके ऊपर ग्रो कराइए, ऑब्वियसली दोनों ग्रो करने लगेंगे। अब आप इसी प्लेट का इंप्रेशन ले लीजिए, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड के थ्रू इस प्लेट का पूरा इंप्रेशन लीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए। ऑब्वियसली यहाँ पे एम्पिसिलिन प्रेजेंट है एंटीबायोटिक, इसके कारण से कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इस तरीके का ग्रोथ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही ग्रो कर पा रहे हैं। यहाँ वाले ये चार जो हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि हो ना हो ये वो बैक्टीरिया हैं यहाँ वाले जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं थे। दैट मीन्स इनके अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो मौजूद था, यानी कि यहाँ पे एम्पिसिलिन जो था वो इंसर्शनली इनएक्टिवेटेड था। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं और मास्टर प्लेट से इन चार बैक्टीरिया को या ये जो भी बैक्टीरिया यहाँ पे थे उनको पिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के अंदर आपका डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद था। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्रीनिंग हो गई है हमारी। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में उठा करके आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। वो जो चार बैक्टीरिया आपको नजर आ रहे थे उन चार बैक्टीरिया को उठाइए और फर्दर एम्पलीफाई कर दीजिए। ये चार बैक्टीरिया सपोज करिए हमने पेट्री प्लेट से उठा लिए और इसको फ्रेश मीडिया दे दिया, यहाँ पे फ्रेश मीडिया, जिससे कि इसका एम्पलीफिकेशन हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया। बस ये एम्पलीफिकेशन हो गया। अब आप चाहे तो जो भी जीन आपने अंदर इसके अंदर इंसर्ट किया होगा आप उसको मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करवा सकते हैं, एम्पलीफाई करवा सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं इस PBr322 की। व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो देखते हैं एडवांटेजेस की। अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल साइज होता है, 4.4 KB से भी कम का साइज है, तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। PBr322 का प्यूरिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन बहुत आसान है, आप जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं बैक्टीरिया के या अपने प्लाज्मिड के अंदर। नेक्स्ट,
ईजी सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैंने अभी भी आपको दिखाया था कि सिलेक्शन कितना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं। हाई कॉपी नंबर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरीके का रेप्लिकेशन मशीनरी है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि किस कंडीशन में सेल है, होस्ट सेल है, वो मल्टीप्लाई करता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो हाई कॉपी नंबर है, लगभग 15 कॉपीज पर सेल देखने को मिलती है। एम्प्लीफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अप टू 1000 to 3000 व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज ब्लॉक्ड। अगर मान लीजिए कि प्रोटीन सिंथेसिस क्लोरामफेनिकोल की वजह से ब्लॉक कर दी गई हो, तब पर भी लगभग 1000 से 3000 जो कॉपीज मिल जाती हैं आपको एम्प्लीफिकेशन के बाद। नेक्स्ट, निक बॉम्ब का मतलब होता है बेसिस ऑफ मोबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एक तरीके का जीन होता है जो पाया जाता है PBR322 में, निक बॉम्ब, और इसका पर्पस होता है बेसिस ऑफ मोबिलिटी। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, ये नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का भी मूवमेंट यहाँ पे शो हो जाता है। अगर कोई कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड प्रेजेंट है जो कि कॉन्जुगेशन करवा सकता है, जैसे कि F प्लाज्मिड हो गया, F प्लाज्मिड की प्रेजेंस में कोई भी अगर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस की वजह से नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड भी आसानी से मोबिलिटी शो कर सकता है। ये बेसिकली ये वाला प्लाज्मिड जो है ये आपका आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, यहाँ के प्लाज्मिड्स। ये कहने का मतलब है इसके बारे में। निक बॉम्ब होने का प्रेजेंस होने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है, तो नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जैसे कि ये वाले हैं, ये भी आसानी से मूवमेंट शो कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निक बॉम्ब। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है। हमारे गेट बीटी के बैचेस तो चल ही रहे हैं, आपको पता ही होगा, और मॉर्निंग बैच चल रहा है सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक का मॉर्निंग बैच। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि रेगुलर क्लासेस जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल रही हैं, PDF नोट्स मिल रहे हैं, रिवीजन का हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसके अलावा DPPs, उसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर आप गेट BT के रेगुलर 6 मंथ्स के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे। और अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के जो मार्क्स होते हैं, डिवोटेड होते हैं, वो लगभग 30 मार्क्स का होता है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का भी हमारा कोर्स शुरू होने वाला है 25 अगस्त से। तो ये भी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो शुरू होने वाली है। 1 महीने का ये पूरा का पूरा कोर्स है, उसमें हम लोग पूरा का पूरा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो है वो कवर करवाएंगे गेट के सिलेबस के हिसाब से। तो आप चाहें तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं उड़ान प्रोग्राम। उड़ान प्रोग्राम में हम जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उड़ान प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते रहिएगा और वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।